गुड आफ्टरनून छात्रों। श्याम नागवन डिग्री कॉलेज धवाखर में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पांचाल बीएससी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से ये मेरी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में जैव रसायन क्या है इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। जैव रसायन का स्कोप किन क्षेत्रों में उन्हें पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास में जैव रसायन के उद्देश्य एवं माप पढ़ चुके हैं। अब तीसरी क्लास में जैव रसायन पूर्ण होने जा रहा है, तो उससे कुछ संबंधित एमसीक्यू देखने जा रहे हैं जो परीक्षा में संबंधित आ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जैव रसायन विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। जैव रसायन जो शब्द है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो पहला ऑप्शन है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, दूसरा है कार्ल न्यूबर्ग, तीसरा है एरविन मिशर, चौथा है सोरेनसन। तो इनमें से कौन से वैज्ञानिक सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आंसर है कार्ल न्यूबर्ग। इन्होंने 1903 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन शब्द का, बायोकेमिस्ट्री का। चार्ल्स डार्विन जानते हैं, विकास के एरविन मिशर, सोरेनसन पीएच मान के हैं, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंजन का कार्य क्या है। तो हमने भी पिछली वीडियो में बताया था इंजन का काम क्या है, तो किसी चीज को उत्प्रेरित करना। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। गलत बात। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, आरएनए। दूसरा ऑप्शन रासायनिक अभिक्रियाओं में का तेज करना। रासायनिक अभिक्रियाओं की यानी केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करना ताकि वो आगे प्रयोग कर सके। तो राइट ऑप्शन दूसरा जानिए। ऊर्जा प्रदान करना जानते हो इंजन का कार्य होता है। ठीक है। इसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा वगैरह से जो एटीपी के रूप में संचित होता है उससे ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है डीएनए की नकल करना। बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से अणु जीवित कोशिकाओं का मुख्य ऊर्जा वाहक है। मतलब कौन से जो अणु है जीवित कोशिकाओं का मुख्य अणु है ऊर्जा सीवर, कौन से ऊर्जा का मुख्य वाहक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आरएनए, ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन। तो बताएं आप लोग इसका आंसर बताएं। तो आरएनए तो वैसे काट देंगे आप लोग, और प्रोटीन हो सकता है हाँ करेंगे, ग्लूकोज करेंगे, एटीपी करेंगे। इन तीनों में से बताएं इसमें क्या आपका है मुख्य वाहक। तो ऊर्जा तो ग्लूकोज से मिलती है, एटीपी संचित होती है, प्रोटीन से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन इस ऊर्जा का संचय क्रोप से माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में। तो इसका राइट आंसर एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। कोशिका जो झिल्ली है, जैसे आपने कोई कोशिका है इसके बाहर एक लेयर रहती है, किसकी बनी रहती है कोशिका झिल्ली। मुख्य घटक कौन सा है, प्रोटीन नहीं हो सकती, कार्बोहाइड्रेट आप लोग काट सकते हैं, इनमें दो में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं हो सकता। तो इसमें तो कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन हटा के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आंसर है लिपिड वसा है, जो किसकी मुख्य झिल्ली बनी है। तो मुख्य घटक किसकी है, वसा की, फैट, तेल की अवस्था में अवस्था में रहता है, ताकि जो कि पदार्थ की कोशिकाएं जैसे पानी में रहते हैं तो वो गलती नहीं है। फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा भोजन किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ये तो सभी लोग शायद जानते होंगे, तो चलो इसमें से बताओ। प्रोटीन, वसा, स्टार्च, विटामिन, कौन सा है आंसर। तो प्रोटीन नहीं होगा, वसा नहीं होगा। पौधे किस रूप में अपना भोजन संग्रहित करके, स्टार्च के रूप में। ठीक है। विटामिन ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
छठवां क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था इनके जनक कौन है। लेवोसियर, वाटसन, क्रिक, मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन और क्रिक तो सब खत्म काट देंगे। आपने को बताया कि डीएनए के द्विकुमिलेट मॉडल दिया था, डीएनए का द्विकुमिलेट मॉडल दिया था, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। मिलर ने इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लेवोसियर। कब तक का? 1743 से 1793 की लेवोसियर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, जीव रसायन के विषय क्षेत्र में नहीं आता है। तो हमने ये स्कोप में पढ़ा था, ये मात्र पढ़े थे कि इनका बायोकेमिस्ट्री का महत्व किन के क्षेत्र में है, ठीक है। तो अब ऑप्शन से बता सकते हैं आसानी से, सिंपल सा। वंशानुगत, दूसरा ऑप्शन है रोगों का निदान, तीसरा ऑप्शन है औषधि निर्माण का आधार, चौथा है निर्जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो जैव रसायन के विषय क्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं है? नहीं वाला ढूंढना, ठीक है। तो हमने बताया था जैव रसायन का महत्व वंशानुगत, यानी वंशागत जो रोग होती है, वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो वो जैव रसायन के द्वारा पता लगा सकते हैं। उनका मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं वंशानुगत का, ठीक है। तो जी ऑप्शन तो है। और दूसरा है औषधि निर्माण का आधार। तो जैव बायोकेमिस्ट्री के द्वारा हम औषधि के निर्माण का पता लगा सकते हैं। औषधि मतलब जो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो मेडिसिन का उपयोग होता है, उनका हम बायोकेमिस्ट्री में उपयोग करते हैं। तो ये तो होगा। तीसरा है रोगों का निदान। तो हमने बताया था जैसे कोई पेड़ पौधा प्लांट है, उसमें कोई रोग है, तो बायोकेमिस्ट्री के द्वारा हम उस रोगों का पता लगा सकते हैं और निदान कर सकते हैं। अनुवांशिक रोग, अगर जैसे कोई प्लांट में अनुवांशिक रोग हो गए, तो उसको भी हम पता लगाकर किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री के द्वारा उसका फिर निदान कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो है, यानी रोगों का निदान, राइट। तो जे सही है, इनमें। और निर्जीवों का अध्ययन नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, हमने बताया था सजीवों और निर्जीवों के बीच के अंतर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। केवल निर्जीव को हम पता अध्ययन नहीं कर सकते जीव रसायन, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो जैव अणु नहीं होंगे, तो कैसे हम निर्जीवों का अध्ययन पता कर सकते हैं, ठीक है। बस यही 7 प्रश्न थे जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट थे, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होंगे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम शायद कार्बोहाइड्रेट, हाँ, बफर विलियन पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताएं।